Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss alteration of article. In the last lecture video there may be some error related to my voice, so now we will discuss this lecture more appropriately. Now alteration of article discuss करने से पहले the most important thing, the lecture is related to BCom honors. BCom honors से related है आपका ये lecture और the subject is corporate law. And previously I will provide you already some of the lectures of corporate law. Go through all these lectures so that it will help you in many ways to complete the course. Now alteration of article section 14 कहता है, section 14 of the Companies Act grant power to every company. हर कंपनी को ये राइट देता है कि वो अपने आर्टिकल के अंदर चेंजेस कर सके, कुछ प्रोविज़न को बढ़ा सके, कुछ प्रोविज़न को घटा सके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से. लेकिन जब वो ऐसी चांसेस देता है तो वो कहता है कि आपको ना उसके बदले में कुछ करना पड़ेगा. अब वो क्या बदले में करना पड़ेगा? अगर उसको आर्टिकल अल्टर कराना है तो कंपनी को कई सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहले उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी. परमिशन लेने के बाद शेयर होल्डर से मीटिंग करानी पड़ेगी. इज़ कन्वेड इन विच रिजोल्यूशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल इज़ पास्ड. अ कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन इज़ टू बी फिल्ड. कॉपी रिजोल्यूशन का फिल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास 30 डेज़ के अंदर अंदर. जहाँ पे पब्लिक कंपनी, अगर ये तो हो गई प्रोसीजर. सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कौन बाद आएगा? आफ्टर अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स के बाद कौन आएगा? सॉरी द नॉइस, बच्चों बैकग्राउंड की नॉइस को इग्नोर करना आप लोगों के लिए अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्टडी ज़रूरी है. कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन, फिर कॉपी 30 डेज़ के अंदर अंदर कॉपी को फिल किया जाएगा. वेयर आर पब्लिक कंपनीज टू बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट. पब्लिक कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी में बदलना है द कंपनी शेल टेक अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेनी पड़ेगी 3 महीने के अंदर अंदर रिजोल्यूशन को पास करने के लिए. अ कॉपी ऑफ अल्टर्ड आर्टिकल, जो भी चेंजेस आर्टिकल्स में लेके आए हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को सबमिट करना ही पड़ेगा. सो दीज आर सम ऑफ द प्रोसीजर इफ़ यू वांट टू अल्टर योर आर्टिकल. So make sure that article must be altered, or if there may be any changes in related to article, you have to change it time to time. Now the company has to comply with the following provision to alter its article. आर्टिकल को करने के लिए कई सारे चांसेस करने पड़ते हैं. सबसे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. सेक्शन 14 में ये लिखा है कि अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल का राइट है हर एक कंपनी को, और सेक्शन 14(1) के अंदर ये लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू आप नहीं जा सकते अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स के अंदर. अल्ट्रेशन मस्ट बी बोनाफाइड. अगर कंपनी के बेनिफिट के लिए कंपनी के लिए किया जा रहा है तो इट्स एप्लीकेबल, अदरवाइज इट्स नॉट एप्लीकेबल. उसके बाद कुछ स्टैच्यूटरी पावर्स हैं. द पावर्स टू अल्टर इट्स आर्टिकल इज़ अ स्टैच्यूटरी पावर. ये कानून के द्वारा दी गई है कि आप कर सकते हो. इट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विच टेक अवे दिस पावर फ्रॉम इट. ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर नहीं कर सकते जिसकी वजह से वो पावर उनसे ले ली जाए. इंट्रेंचमेंट क्लॉज का मतलब होता है देन द कंडीशन ऑफ सच क्लॉज आर मेट बिफोर मेकिंग अल्ट्रेशन. इंट्रेंचमेंट का मतलब अगर ऐसे कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाना है जो कि इम्पॉसिबल है बाद में चेंज कर पाना, तो आप ये सब अल्ट्रेशन पहले ही कर लोगे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जिसको चेंज कर पाना. इंट्रेंचमेंट क्लॉज का मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी या ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि इम्पॉसिबल हो जाता है बाद में रेक्टिफाई कर पाना. अगर प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में करना है तब भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और इफ़ द कंपनी अल्टर्स आर्टिकल टू रिमूव सच रिस्ट्रिक्शन विच आर एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, वेट अ सेकेंड, देन फ्रॉम द डेट ऑफ अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन की डेट से द कंपनी सीज टू बी प्राइवेट कंपनी. कंपनी को प्राइवेट कंपनी, बहुत सारे लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो हटाने पड़ते हैं,
अगर उसको पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में जाना है या प्राइवेट से पब्लिक के अंदर आना है, और इन सब अल्ट्रेशन को करने के बाद वो कन्वर्ट इजीली हो जाती है। लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाना इजी नहीं होता। अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट, अभी यहाँ पे क्या था, प्राइवेट को पब्लिक में जाना था तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस को क्या करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा। अब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में जाना है तो एनी अल्ट्रेशन मेड टू कन्वर्ट पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी शैल नॉट हैव इम्पैक्ट अनलेस इट इज़ अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल। द कंपनी, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक कंपनी है, उसको प्राइवेट में जाना है, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा एंड दैट्स ऑल। नोटिस टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, ये नोटिस रहेगा कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन देनी है अल्ट्रेशन की। फॉर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल शुड कंटेन फुल फैक्ट्स अबाउट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। अगर आप कोई भी चेंजेस लेके आ रहे हो, अमेंडमेंट कर रहे हो, उसके बारे में आपको फुल फ्लेज बताना पड़ेगा। इट्स योर ड्यूटी एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच आप किसी भी पार्टी का नहीं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर पा रहे हो, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को आप सीज कर दे रहे हो, मना कर दे रहे हो, तो जो बेनिफिट ऑफ द कंपनी होगा, इफ़ द अल्ट्रेशन इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी बट इट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रही है दूसरी पार्टी के साथ, देन द कंपनी कैन मेक श्योर। देखो नॉर्मल सी चीज़ है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब अल्ट्रेशन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट में गलती आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो पार्टी उसको ख़त्म कर रही है वो दूसरी पार्टी को रेमेडी प्रोवाइड करे, डैमेजेस प्रोवाइड करे। जिस भी पार्टी को नुकसान हो रहा है उस अल्ट्रेशन की वजह से उस पार्टी को आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो आपने इतना सीखा, आपने क्या क्या सीखा कि जब कन्वर्ट करना पड़ता है, जब आप किस किस सिनेरियो में आर्टिकल में चेंजेस लेके आ सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, तभी हो सकता है जब कंपनी के बेनिफिट के लिए हो। ये एक पावर दे रखी है जो कि स्टैच्यूटरी पावर है, आप इम्पॉसिबल इवेंट्स को नहीं डाल सकते, प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, और नोटिस देना पड़ता है फुल। और अगर ब्रीच होती है तो वो पार्टनर को, जो भी मेंबर्स होते हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन में रिस्ट्रिक्शंस भी है, कहाँ कहाँ आप नहीं कर सकते। देखो प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट अगर ना लिखा हो तो आप नहीं कर सकते, मेमोरेंडम में ना लिखा हो तो आप नहीं कर सकते। द अल्ट्रेशन मस्ट नॉट इनकंसिस्टेंस विद द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम और मस्ट नॉट एक्सीड द अथॉरिटी ऑफ मेमोरेंडम। अगर मेमोरेंडम की अथॉरिटी से आगे जा रहा है तो भी आप उसको नहीं कर सकते। अल्ट्रेशन शुड नॉट अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल ऑर्डर, ट्रिब्यूनल ऑर्डर के आगे नहीं होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि आप एग्जाम में फॉर्म करके लिख सकते हो, ठीक है, छोटे छोटे से पॉइंट्स। ट्रिब्यूनल ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, मेमोरेंडम की प्रॉपर्टी के आगे नहीं जाना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, कंपनी एक्ट के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए उस मेमोरेंडम से, उस मेमोरेंडम से नहीं, उस अल्ट्रेशन से। कंपनी के बोनाफाइड के लिए होना चाहिए, कंपनी के बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए, ये तो अभी हमने पढ़ा था ना। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये देखो। अगर आप एक्सपेल कर रहे हो, मेंबर को बढ़ा रहे हो, तो वो इलीगल और वॉइड कहलाता है। एंड अल्ट्रेशन विच इज़ डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू एक्सपेल अ मेंबर, वो इलीगल और वॉइड कहलाता है। अगर किसी अल्ट्रेशन से शेयर होल्डर की लायबिलिटी बढ़ रही है तो भी ये क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा, इसको वैलिड नहीं कहलाएगा ये ना। अल्ट्रेशन कैन नॉट जस्टिफाई अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं अल्ट्रेशन कर रही हूँ ना तो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रही हूँ। आप ऐसी सिचुएशन नहीं ला सकते कंपनी के सामने, शेयर होल्डर्स के सामने। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एक जो डॉक्ट्रिन है वो कंपनी को बचाता है बाहर के लोगों से, एक बाहर के लोगों को बचाता है कंपनी से। अब कौन किसको कैसे बचाता है ये देखते हैं। सेक्शन 399 ऑफ द एक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार एंड ऑन रजिस्ट्रेशन दे बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, लोग आए उसको देख सकें।
कोई भी पर्सन उसको इंस्पेक्ट कर सकता है दीज डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली या कॉपी लेके कुछ फीस देके। एवरी मेंबर कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी मस्ट acquaint himself with the content of these document and must ensure that his contract is in accordance with these document, otherwise he cannot sue the company। देखो, जब मैं कंपनी के अंदर जा रही हूँ तो मुझे पता है भाई MOA और AOA एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको मुझे पढ़ के जाना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी मेरे कंपनी मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होगा तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी या मैं इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करूँगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि आपको हम एक राइट दे रहे हैं कि आप आराम से कंपनी के बारे में जानो समझो, आप बचो। अगर कंपनी के अंदर कोई भी घोटाला हो रहा है तो कंपनी के अंदर कोई भी नुकसान हो रहा है तो आप बचो। तो ये कौन बचेगा यहाँ पे? आउटसाइडर। आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिलेगी। किससे प्रोटेक्शन मिलेगी? तुम्हारी कंपनी से। और कंपनी से कैसे मिलेगी? जब आप MOA और AOA को पढ़ोगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यही कहता है कि आउटसाइडर को ये पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या क्या चल रहा है MOA और AO के थ्रू। ठीक है, तो एवरी पर्सन हु डील्स विद द कंपनी, उसको ये माना जाता है कि उसने ये सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं और उसको समझ लिया है। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे एक पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। बच्चों ये स्टार पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को छोड़ के नहीं जाना है। Where a person enters into contract beyond the power of the company or the director as per the memorandum or article, he does not acquire any right under the contract। उसको कोई राइट नहीं मिलता कि आप उसको पढ़ने के बाद भी कंपनी के साथ डीलिंग गलत कर रहे हो। अगर कंपनी ने ये मेमोरेंडम वगैरह में मेंशन कर दिया तो अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। देखो यहाँ पे साफ लिखा है, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस protects the company from its outsider, but it is unreal and has proved to be inconvenient from the parties dealing with the companies, accompanied by its officer and director, not through its document। चलो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द रीजन ऑफ द कन्वीनियंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एज पर दिस डॉक्ट्रिन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, बट द आउटसाइडर आर अनवेयर ऑफ द डिटेल्स ऑफ इंटरनल प्रोसीडिंग of the company। It is difficult for them to find out whether the necessary approvals or sanctions required by the article have been obtained or not। They can presume that all the requirements of the articles have been met by the officer of the company। The doctrine of indoor management seeks to protect outsider। outsider को protect कर रहे हैं ये शायद कुछ गड़बड़ हो गई, रुको। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सीक्स टू प्रोटेक्ट आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी। ये आउटसाइडर को बचा के रख रहा है कंपनी के लिए। यहाँ पे कौन प्रोटेक्ट हो रहा है? आउटसाइडर। ऊपर वाले पॉइंट में क्या था? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई बच्चों। यहाँ पे इसको आप जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कंपनी वाले प्रोटेक्ट हो रहे हैं। कंपनी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है आउटसाइडर से। किसको प्रोटेक्शन मिल रही है? कंपनी को। और इसमें किसको प्रोटेक्शन मिल रही है? सॉरी फॉर द मिसकम्युनिकेशन। और यहाँ पे प्रोटेक्शन किसको मिल रही है? आउटसाइडर को। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है आउटसाइडर को बचा रहा है कंपनी से, वेयर एज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सीक्स टू प्रोटेक्ट द कंपनी। बस बच्चों इतना वर्ड याद कर लेना, आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या क्या कहता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या बोल रखा है। देखो कुछ एक्सेप्शंस होती है इंडोर मैनेजमेंट की। एक तो नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। जो भी डिसीजन ले रहे हो वो आपके रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। तो ये अगर इरेगुलर है तो ये इसके एक्सेप्शन में माना जाएगा। नेग्लिजेंस, अगर आप दिस डॉक्ट्रिन डज नॉट डिफेंड अ पर्सन
जो कि एंटर कर रहा है, वो एक्टेड नेग्लेंटली वाइल डीलिंग विद द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। ऑफिसर्स के साथ वो डीलिंग तो कर रहा है लेकिन ध्यान ही नहीं है उसका, नेग्लिजेंट, ध्यान नहीं दे रहा है उन सब मैटर्स पे। तो अगर कुछ भी गलती होगी तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में नहीं आएगी। नाउ फ्रॉजरी कहता है द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सीज इन्वॉल्विंग फ्रॉजरी। फ्रॉजरी मीन्स अगर आप ऐसे कोई सिग्नेचर वगैरह कर रहे हो जो कि आगे जाके फ्रॉड का काम प्ले करेंगे, तो वो भी स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो होता है, वो स्टार्टिंग से वॉइड होता है। एंड द लास्ट वन इज ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी क्या कहती है? अ कंपनी में हेल्ड लायबल फॉर फ्रॉडलेंट एक्ट ऑफ हिज ऑफिसर्स। ऑफिसर से अगर कुछ गलती हुई है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है विद इन दियर ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ये ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी ना प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशनशिप बताती है कि अगर प्रिंसिपल से कोई भी गलती है तो उसके लिए लायबल है, लेकिन अगर एजेंट से ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये रहा आपका लेक्चर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ताकि आप लोगों को वहाँ से PDF, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग उसमें वो डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।